ओके। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सना परवीन हियर। इस सीरीज में हम एनडीए बायो को डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम ये सीरीज स्टार्ट करें, हमको एनडीए बायो क्यों पढ़ना होता है ये सभी बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है। ओके। क्योंकि सी फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एनडीए बायो बोल के इसको एड्रेस करना भी ठीक नहीं लगता है। इसको मैं जनरल साइंस बोलती हूँ, जनरल साइंस। ओके, ठीक है। और इसमें से कितने क्वेश्चंस आते हैं? तो इसमें से हम देखेंगे तो यू विल हैव 10 क्वेश्चंस, सॉरी नॉट 10 मार्क्स, 10 क्वेश्चंस। और इंटू 4 अगर हम करेंगे तो ये 40 मार्क्स हो जाते हैं, ठीक है। और ये 40 मार्क्स आपको मिल जाएंगे अगर आपको बेसिक, आपने 10 तक की बायो भी पढ़ी होगी तो आपको ये मतलब 40 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। इट इज़ 10 क्वेश्चंस और इतने ये मुश्किल है नहीं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी बायोलॉजी आता है या आप ये सीरीज को अच्छे तरीके से देख लेते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो यू कैन इजीली स्कोर गुड मार्क्स फ्रॉम the questions which will be seen in the paper. ओके। तो ये जो आज अपना पहला लेक्चर रहेगा, पहला वीडियो लेक्चर रहेगा, इसमें हम जो बेसिक बायोलॉजी है, जनरल बायोलॉजी है, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो एंड इसमें हाँ, एक और चीज़, इसमें हम किंगडम्स को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो टॉपिक्स किस तरीके के रहेंगे, लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है, सम बेसिक इंफॉर्मेशन जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, एंड देन किंगडम्स को हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद इट। तो जो पहला है, क्योंकि एक बार इसमें एनडीए में क्वेश्चन आ गया था, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कि लिविंग क्या है और नॉन लिविंग क्या है, ठीक है। ओके। तो एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये जो आपको पीडीएफ है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका नाम सेम है जैसे मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, सनाज बायोकेमिस्ट्री। ओके, सो आपको ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ द फर्स्ट टॉपिक हियर कि लिविंग क्या है और नॉन लिविंग क्या है। इस पे सवाल आया है एक बार। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट कॉलम में क्या लिखा है, कैरेक्टर्स लिखे हैं। देन सेकंड कॉलम में लिविंग क्या है और नेक्स्ट कॉलम में नॉन लिविंग के कैरेक्टर्स क्या है, ठीक है। तो जो पहला पॉइंट है यहाँ पे क्या है, शेप एंड साइज है। लिविंग में अगर हम देखेंगे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर उनका खुद का शेप होता है और फॉर्म होता है। लेकिन नॉन लिविंग में दे डू नॉट हैव अ फॉर्म और साइज ऑफ देयर ओन, उनका खुद का एज सच कोई शेप नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल अगर हम ले लें ह्यूमंस, तो ह्यूमंस लिविंग है तो उनका एक पर्टिकुलर शेप है। लेकिन नॉन लिविंग फॉर एग्जांपल टेबल है तो टेबल का मतलब एकदम स्पेसिफिक शेप नहीं होता। टेबल ऐसा भी हो सकता है, टेबल राउंड टेबल भी हो सकता है, ठीक है। ओके, सो अलग अलग टाइप के डिजाइन के टेबल्स हो सकते हैं। देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या खाते हैं, वन सेकेंड, सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म दे विल हैव द फूड दे विल ईट, और इसको ये यूज करते हैं, जो फूड खाया है उसको यूज करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। नॉन लिविंग में कोई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एज सच हमको दिखाई नहीं देती है। देन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ना मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है, सर्कुलेशन हो गया। तो ये इसको हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बोलते हैं। लिविंग के अंदर अगर हम देखेंगे तो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, और मेटाबॉलिज्म में दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, एक तो कैटाबॉलिज्म है और दूसरा क्या है, एनाबॉलिज्म है, ठीक है। तो इसका मीनिंग हमको समझना चाहिए। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के अंदर दो वर्ड्स आते हैं, एक होता है एनाबॉलिज्म और दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म, ठीक है। तो कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, जो भी मॉलिक्यूल्स है वो अगर उनका ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन, कोई भी मॉलिक्यूल्स अगर उनका ब्रेकडाउन होता है तो उसको हम कैटाबॉलिज्म बोलेंगे। और मॉलिक्यूल्स का अगर फॉर्मेशन होता है, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम एनाबॉलिज्म बोलेंगे, ठीक है। ओके, तो ये याद करना है, एनाबॉलिज्म इज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन, कैटाबॉलिज्म इज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन, और ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं, टर्म जो एक आता है दैट इज मेटाबॉलिज्म, ठीक है। सो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, लिविंग है तो इसके अंदर मेटाबॉलिज्म होगा, मॉलिक्यूल्स इसके बॉडी के अंदर बनेंगे, टूटेंगे, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, रिप्रोडक्शन, सारी चीजें इसके अंदर होती रहेंगी, ठीक है। लेकिन नॉन लिविंग के अंदर ये सारी चीजें एब्सेंट है। नेक्स्ट वन इज एक्सक्रीशन,
लिविंग है तो उसके अंदर वेस्ट प्रोड्यूस होगा और उसको वो बाहर फेंकने की कोशिश करेगा। नॉन लिविंग में ऐसा कोई सीन है नहीं। देन लाइफ स्पैन, हर एक ऑर्गेनिज्म की एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होती है। नॉन लिविंग में ऐसा कुछ हमको ऐसा डेफिनेट लाइफ स्पैन नहीं देखने मिलता है, ठीक है। वो सालों सालों तक, नॉन लिविंग है ना, तो वो सालों सालों तक एग्जिस्ट कर सकते हैं। देन रिप्रोडक्शन लिविंग में होता है और नॉन लिविंग में नहीं होता है। अडेप्टेबिलिटी, जैसे कि कोई एनवायरनमेंट है उसके वो एनवायरनमेंट में हम किस तरीके से अडेप्ट होते हैं, तो ये लिविंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर लिविंग जो है वो एनवायरनमेंट को अडेप्ट नहीं करेगा तो मर जाएगा। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अपने एनवायरनमेंट के को अडेप्ट करते हैं, किसके लिए, सर्वाइवल के लिए अडेप्ट करते हैं, ठीक है, ओके। एंड नॉन लिविंग में कोई अडेप्टेबिलिटी की जरूरत नहीं होती है। देन न्यूट्रिशन, दे टेक फूड फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट वाइटल एक्टिविटीज। वाइटल एक्टिविटी का मतलब होता है इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए। और नॉन नॉन लिविंग को न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं होती है। देन लोकोमोशन एंड मूवमेंट, हम क्योंकि लिविंग है तो हम मूवमेंट और लोकोमोशन दोनों कर सकते हैं। और जो नॉन लिविंग है इसमें जो मूवमेंट होता है ये कैसा होता है, मैकेनिकल मूवमेंट होता है। और इसको मूवमेंट कराने के लिए हमको क्या चाहिए, एक्सटर्नल फोर्सेस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कोई कार है, ठीक है। अब ये जो कार है ये नॉन लिविंग है, ये अपने से खुद से नहीं चलेगी, इसको चलाना पड़ेगा, ओके। एक टिपिकल एग्जांपल ले रही हूँ मैं, तो इसके अंदर क्या बैठेगा, इसके अंदर ड्राइवर बैठ जाएगा। तो ये क्या है, ये एक्सटर्नल फोर्स की मदद से मैकेनिकल मूवमेंट हुआ है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है, व्हाट इज रेस्पिरेशन, अब ये प्रोसेस क्या है ये हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम ब्रीफली देख लें तो क्या है, रेस्पिरेशन क्रिएट्स कॉजेज ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ द बॉडी एंड रिलीज एनर्जी फॉर फिजियोलॉजी। देखो रेस्पिरेशन में क्या होता है ना, अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बात करें तो जो भी हम फूड खाते हैं इसको क्या होना चाहिए, इसको ब्रेक डाउन होना चाहिए, ओके। ये फूड ब्रेक डाउन होके क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा। और ये ग्लूकोज से हमको क्या मिलेगा, एटीपी मिलेगा, जो कि हमारा एनर्जी है। तो ग्लूकोज से जो एटीपी बनाने का जो प्रोसेस है, इसके लिए क्या रिक्वायर्ड रहता है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड रहता है, ठीक है। ग्लूकोज तोड़ेंगे हम, अब बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जो हम देखेंगे बाद में डिटेल में। तो ग्लूकोज जब हम तोड़ रहे हैं तो एटीपी बन रहा है। और इस तरीके से इसमें जो ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट है दैट इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। सो कॉजेज ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ द बॉडी एंड रिलीजेस एनर्जी ऑफ फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मतलब बॉडी में जो फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं उसके लिए हमको एटीपी की जरूरत पड़ती है। और ये एटीपी किसकी मदद से बनता है, रेस्पिरेशन की मदद से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मे रिलीज हीट ऑन बर्निंग। अगर हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो हमारे बॉडी में हीट भी प्रोड्यूस होती है। और नॉन लिविंग के अंदर हीट कैसे प्रोड्यूस होगी, जब उसको हम बर्न करेंगे तो। नेक्स्ट वन इज इरिटेबिलिटी, दैट मीन्स जो लिविंग है ये स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ, जैसे कि कोई एक कीड़ा है, ठीक है, मुझे चेक करना है ये जिंदा है या मर गया है कीड़ा, तो मैं क्या करूँगी, इसको पोक करूंगी, ठीक है, ओके। इसको हम छेड़ेंगे, इस या इसको इसको हम टच करेंगे। अगर ये मूव होता है तो ये लिविंग है, और अगर ये मूव नहीं हो रहा है तो मतलब ये मर चुका है कीड़ा, है ना। तो लिविंग क्या करता है, स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करता है। स्टिमुलस यहाँ पे मैंने क्या लगाया था, पोकिंग, मैं उसको छेड़ रही थी ना, सब पोकिंग कर रही थी उसको हम, ठीक है। तो ये पोकिंग इज द स्टिमुलस और उसका रिस्पॉन्स क्या होगा, वो मूव करेगा आगे आगे। लेकिन नॉन लिविंग में ऐसा कुछ इरिटेशन का प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट लिविंग एंड नॉन लिविंग, और ये मैंने पढ़ाया इसीलिए क्योंकि एक बार इस पे सवाल आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज जनरल बायोलॉजी के बारे में जो आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सो वी विल बी सीइंग दैट नाउ। सो बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस जो कि किससे डील करती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम डील करते हैं। बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बोला गया है, एरिस्टोटल, अरस्तु को बोला गया है फादर ऑफ बायोलॉजी। एंड जो मेन ब्रांचेस होती है बायोलॉजी की, और भी ब्रांचेस होती है लेकिन जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है बॉटनी होती है, जूलॉजी होती है, और माइक्रोबायोलॉजी होती है। बॉटनी में हु इज द फादर ऑफ बॉटनी, इट इज थियोफार्थिस। एंड जूलॉजी का फादर कौन है, एरिस्टोटल। एंड माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज एंटनी वैन लूवेनहॉक, और यही वो साइंटिस्ट है जिन्होंने पहली बार बैक्टीरिया मतलब लिविंग सेल को देखा था, ठीक है। सो यू हैव टू आल्सो रिमेम्बर कि जो फादर ऑफ बायोलॉजी है एंड फादर ऑफ जूलॉजी है, दैट इज द सेम पर्सन, एरिस्टोटल, अरस्तु जिसको हम बोलते हैं, ठीक है।
ओके, सो वी मूव अहेड। अब कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं बेसिक बायोलॉजी के अंदर जो आते हैं वो ये है कि हम जो ऑर्गेनिज्म है ये हम अपने आप को रेगुलेट करते हैं, सेल्फ रेगुलेट करते हैं, ठीक है। और एक हम स्टेडी स्टेट में रहना पसंद करते हैं, जैसे कि हमारे बॉडी टेम्परेचर ये एक स्टेडी स्टेडी वैल्यू है ना। व्हाट इज द बॉडी टेम्परेचर? 37 डिग्री सेल्सियस। हमारे ब्लड का पीएच या हमारे माउथ का पीएच या हमारे इंटेस्टाइन का पीएच या स्टमक का पीएच, ये सब क्या है, मतलब बहुत ज्यादा ये बदलते नहीं है ना। तो हमारी बॉडी क्या करती है, स्टेडी स्टेट में रहने की कोशिश करती है कि हाँ जो बॉडी टेम्परेचर वो 37 डिग्री मेंटेन होना चाहिए। ओके, सो टेम्परेचर मेंटेन करना, पीएच मेंटेन करना इन द बॉडी, तो ये सब क्या आता है, ये सब आता है कि हम अपने आप को सेल्फ रेगुलेट कर सकते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज होम्योस्टैसिस। ओके, अब हमारे पास दो अलग अलग ग्रुप्स में हम एनिमल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। वन इज कॉल्ड एज पोइकिलोथर्म एंड द अदर वन इज कॉल्ड एज होमियोथर्म। पोइकिलोथर्म ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसकी बॉडी का टेम्परेचर ना एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के साथ बदलता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कोई ऑर्गेनिज्म है, अब ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी का टेम्परेचर बदल जाएगा, ये इंसान, सॉरी इंसान बना दिया मैंने, ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ओके, इसके बॉडी का टेम्परेचर बदल जाएगा अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बदल रहा है तो, ठीक है। तो वो हमारे केस में नहीं होता। इंसान जो है इसकी बॉडी का टेम्परेचर 37 मेंटेन रहेगा, ठीक है, नो मैटर व्हाट द एनवायरनमेंट इज। ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल कंडीशन। हम कोई ऐसे एक्सट्रीम केसेस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम जनरल केसेस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पोइकिलोथर्म कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी टेम्परेचर चेंज हो जाती है अगर एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है तो, ठीक है। जैसे कि ऑर्गेनिज्म है, बाहर का एनवायरनमेंट अगर ठंडा है तो ये भी क्या होने लगेगा, इसको भी ये फ्रीज होने लगेगा, इसके बॉडी का टेम्परेचर भी ठंडा ठंडा होने लगेगा, ठीक है, जो कि हमारे केस में नहीं होता है। सो पोइकिलोथर्म के एग्जाम्पल्स क्या, एम्फीबिया, रेप्टिलिया एंड इंसेक्ट्स। एंड होमियोथर्म क्या है कि जैसे कि हम हो गए, ह्यूमंस हो गए, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के बदलने के वजह से, ठीक है। एन एग्जाम्पल इज मैमल्स एंड इफ चिड़िया और मैमल्स। यहाँ पे क्या, एम्फीबिया, रेप्टाइल एंड इंसेक्ट है यहाँ पे एग्जाम्पल, एंड होमियोथर्म में कौन है, मैमल्स एंड एव्स हैं। ओके, देर इज अ कंसेप्ट ऑफ हाइबरनेशन जिसको हम बोलते हैं हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। जिसको हम बोलते हैं हाइबरनेशन को हम बोलते हैं विंटर स्लीप, और एस्टिवेशन को हम बोलते हैं समर स्लीप, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर एनवायरनमेंट का कंडीशन बहुत एक्सट्रीम हो जाता है तो ये एनिमल को या ऑर्गेनिज्म को बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है सर्वाइवल के लिए। तो वो क्या सोचता है कि एनवायरनमेंट अगर इतना हार्श कंडीशन है तो क्यों ना मैं सो जाऊं, ओके, एनर्जी बचाने के लिए। तो हाइबरनेशन कब होता है, एनिमल कौन से सीजन में सो रहा है तो उसको हम हाइबरनेट बोलेंगे, विंटर विंटर स्लीप, जिसके जो कि जहाँ पे ऑर्गेनिज्म बहुत लंबे टाइम के लिए सो जाता है विंटर के टाइम पे। एंड एस्टिवेशन हम बोले समर स्लीप, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म समर्स में सो जा रहा है जस्ट टू सेव एनर्जी एंड टू एंश्योर कि वो सरवाइव कर जाए उस पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशन को, ठीक है। सो हाइबरनेशन कैन हेल्प अवॉइड डैमेज फ्रॉम लो टेम्परेचर इन द विंटर। और ये विंटर में क्यों सो गया था, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब डैमेज ना हो उसके बॉडी को, बहुत ठंडा एनवायरनमेंट है तो इसलिए वो हाइबरनेट करने चला गया। देन एस्टिवेशन हेल्प्स टू अवॉइड डैमेज फ्रॉम हाई टेम्परेचर। तो ये एस्टिवेशन क्या होता है, समर स्लीप होता है। और ऑर्गेनिज्म समर में क्यों सो जाता है, क्योंकि बहुत गर्मी है तो वो गर्मी से बचने के लिए, ठीक है। सो वी मूव अहेड नाउ। तो यही होता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स एंड वार्म ब्लडेड एनिमल्स। तो अगर आप ये देखेंगे तो ये जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स है ना, इन्हीं को हमने क्या बोला था, जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया था, एव्स एंड मैमल्स। वन सेकेंड, तो मैंने एग्जाम्पल क्या बताया था, एव्स एंड मैमल्स एग्जाम्पल बताया था। और एव्स और मैमल्स क्या है, होमियोथर्म है या पोइकिलोथर्म है। तो इसको हम बोलेंगे कि ये होमियोथर्म्स है और ये क्या है, पोइकिलोथर्म्स है, ठीक है। जिसमें क्या क्या आ जाएगा, जैसे हमने देखा था कि रेप्टाइल्स आ जाएंगे, देन एम्फीबिया आ जाएगा, ठीक है, पाइसेस आ जाएंगे, इंसेक्ट्स आ जाएंगे। तो ये पोइकिलोथर्म है। और होमियोथर्म कौन है, एव्स एंड मैमल्स रहेंगे, ठीक है। सो वी मूव अहेड नाउ, आगे चलते हैं अभी। नेक्स्ट इज, जैसे कि मैंने बोला था कि हम किंगडम्स के बारे में भी स्टडी करेंगे और जो उसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। सो लेट अस नाउ सी दैट।
अब क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना ज़रूरी क्यों था? ये ज़रूरी इसीलिए था क्योंकि हमारे लिए ये स्टडी करना आसान हो जाता है, जब हम ऑर्गेनिज़म्स को ग्रुप कर देंगे। तो ये मैंने मतलब एक पर्सपेक्टिव बताया है। देन टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी क्या होता है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन व्हिच द मीन्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन आर स्टडीड, कि हम ऑर्गेनिज्म को कैसे पहचानें, कैसे उसको आइडेंटिफाई करें। ओके, अगर तुमको कोई चीज़ को क्लासिफाई करना है, तो पहले तो उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, है ना? फिर ही तो वो क्लासिफाई हो पाएगा कि वो है कौन और उसको हम कौन से ग्रुप में डाल सकते हैं, ठीक है? वो ऑर्गेनिज्म कौन-सा ऑर्गेनिज्म है और वो कौन से ग्रुप में सूट हो रहा है या उसको कौन से ग्रुप में डालना है, तो उसको हम क्लासिफिकेशन बोलेंगे, ठीक है? ओके, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई 5 साल का बच्चा है, ठीक है? तो हम बोलेंगे कि अच्छा ये 5 साल का है, तो इसको हमने आइडेंटिफ़ाई कर लिया और फिर उसको हमने कौन-सा क्लास में क्लासिफ़ाई कर दिया, फर्स्ट क्लास में इसको डाल दो, तो इसका क्लासिफ़िकेशन हो गया, ठीक है? कोई एक 17 साल का बच्चा है, तो उसको पहले हमने आइडेंटिफ़ाई किया कि अच्छा 17 साल का है और फिर उसको हमने क्या किया, क्लासिफ़ाई कर दिया, उसको हमने 12th के बैच में डाल दिया, ठीक है? तो क्लासिफ़िकेशन करने के लिए आइडेंटिफ़िकेशन करना बहुत ज़रूरी है और ये जो हम सारी स्टडी करते हैं, इसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी, ठीक है? अब हमारे पास अलग-अलग है सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि अलग-अलग वैज्ञानिकों द्वारा गिवन था, ठीक है? तो पहला जो क्या है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन वाज़ गिवन बाय वेरी फेमस साइंटिस्ट कार्ल लिनायस, और इन्होंने 2 ही किंगडम्स दिए थे, ईयर आपको याद नहीं रखना है। कार्ल लिनायस, देखो आपको ये भी पता होना चाहिए क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है? सो आई विल बी टेलिंग यू दैट साइमल्टेनियसली कि क्या नहीं याद करना है। मतलब पीपीटी में तो क्या होता है ना, थोड़ा एक्स्ट्रा ही होता है कंटेंट, सो आई विल कीप ऑन टेलिंग कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो जो कार्ल लिनायस है, इन्होंने क्या किया था, 2 किंगडम में क्लासिफाई किया था ऑर्गेनिजम्स को, प्लांटे एंड एनिमेलिया। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो किंगडम प्लांटे और एनिमेलिया है, ये हमेशा कांस्टेंट रहे थे। ओके, देखो सारे ही क्लासिफिकेशन सिस्टम में प्लांटे भी और एनिमेलिया भी है। उसके बाद थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया, विच वाज गिवन बाय अर्नेस्ट हैक्केल, और इन्होंने बोला कि एक और ग्रुप बनाना चाहिए, जैसे कि प्रोटिस्टा हो गया, देन प्लांटे एंड एनिमेलिया। देन केम फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, कोपलैंड ने दिया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे एंड एनिमेलिया। एंड फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि आर एच विटेकर ने दिया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमेलिया। तो ये जो किंगडम्स है, अभी उसको हम उसके बारे में हम जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है जो हमको देखनी है, वो अब हम देखेंगे, ठीक है? आपको ये भी समझना है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन एंड फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के साइंटिस्ट का नाम इम्पोर्टेंट है, कार्ल लिनायस एंड आर एच विटेकर। तो ये दोनों ज़्यादा नाम इम्पोर्टेंट है। अगर आपको थोड़ा-सा कट डाउन करना है इन्फॉर्मेशन को, तो इसको आप थोड़ा-सा इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है? बट यू हैव टू रिमेंबर लिनायस एंड विटेकर, क्योंकि ये दोनों साइंटिस्ट जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ओके, सो वी मूव अहेड नाउ, और ये बताने की ज़रूरत है क्या? नहीं, ओके। सो ये या अब जो उस टाइम पे पेपर्स बनते थे ना, 2014, 15, 16, 17, 18 के टाइम पे, तो उसमें क्या होता था, ये पूछ पूछ लिया जाता था अबाउट द क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। जैसे कि ये आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, है ना? तो हम जो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, उसकी हायरार्की होती है। नीचे से जब हम ऊपर जाएँगे, तो ये क्लासिफिकेशन का जो ग्रुप है, ये बहुत बड़ा-बड़ा, बड़ा-बड़ा होता जाता है। जैसे किंगडम हमने पढ़ा, तो किंगडम कितना है अपने पास, 5 किंगडम्स हैं। तो हमको क्या करना है, जो जीनस है ना, ये छोटा-सा ग्रुप है क्लासिफिकेशन का, और किंगडम और डोमेन क्या है, बड़े-बड़े ग्रुप्स है क्लासिफिकेशन के। तो हमको क्या करना है ना, ये सीक्वेंस को याद रखना है। देखो मैं आपको जितना रिक्वायर्ड है उतना ही बता रही हूँ, क्योंकि आई डोंट वांट टू गो टू मच इन डिटेल, ताकि मतलब आप वो इन्फॉर्मेशन मतलब आपके लिए होनी भी तो चाहिए ना। वी आर स्टडीइंग एनडीए जनरल साइंस, ठीक है? एनडीए बायो हम पढ़ रहे हैं। सो देयर इज़ अ निमोनिक फॉर यू टू रिमेंबर, ये आपको याद करना है। तो निमोनिक क्या है, डम क्ले डम किंग फिलिप केम ओवर फ्रॉम ग्रेट स्पेन। सो डी से क्या आता है, डोमेन आता है, फिर के से क्या आता है, किंगडम, पी से फाइलम, सी क्लास, ओ ऑर्डर, एफ फैमिली, देन जी कम्स जीनस, और एस से आता है स्पीशीज, और ऐसे क्या आता है, स्पीशीज आता है, ठीक है? ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर। और इसमें ना जैसे ही हम नीचे नीचे जाते जाएंगे ना, तो क्लासिफिकेशन मतलब
नैरो नैरो क्लासिफिकेशन होता जाएगा, ठीक है। ओके, मतलब यू आर गोइंग डाउन द लेन, जब अपन जा रहे हैं तो चीजें क्या होती जा रही है, नैरो नैरो होती जा रही है। तो यहाँ पे ना बहुत जनरल होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने मैमल्स बोल दिया, नॉट, आई एम सो सॉरी, हमने यहाँ पे किंगडम एनिमेलिया बोल दिया। क्या बोल दिया हमने? एनिमेलिया। तो एनिमेलिया में बहुत सारे आते हैं, ठीक है। जैसे कि स्पॉन्जिस, जो कि बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म है, वो भी एनिमेलिया में आ जाएगा। अर्थवर्म, ये भी एनिमेलिया में आ जाएगा। इंसेक्ट, ये भी एनिमेलिया में आ जाएगा। एलिफेंट, ओके। ह्यूमंस, ये भी एनिमेलिया में। बर्ड्स, ओके। फिशेस, ये भी एनिमेलिया में। तो ये जो किंगडम है ना, ये एक बहुत ही, मतलब ये जनरल ग्रुप बन जाएगा। और मोर स्पेसिफिक ग्रुप क्या है? पाइसेस है। तो यू हैव टू रिमेम्बर दिस, दिस इज मोर स्पेसिफिक। ओके, मैं लिख ही देती हूँ यहाँ पे। पाइसेस जो, सॉरी, स्पीशीज जो है ये क्या है? मोर स्पेसिफिक है, मोर स्पेसिफिक है। और जो ये किंगडम है ये मोर जनरल है, बहुत ही जनरल है, ठीक है। ओके, तो आगे हम बढ़ते हैं। सो एज आई वाज सेइंग कि यहाँ पे निमोनिक दिया हुआ है, तो आपको ये याद करना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू, जो हमारे विटेकर साहब थे, उन्होंने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, उसके बेसिस पे हम इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है उसको हम देखेंगे, ठीक है। सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो 5 किंगडम्स आते हैं वो क्या आते हैं? मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, देन फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया, ठीक है। तो अगर हम ये पांचों किंगडम्स में से देखेंगे ना, तो एकमात्र एक ऐसा किंगडम है जो कि जो सेल होते हैं ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के ऊपर भी, मतलब जब हम सेल वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोटिक क्या है और यूकैरियोटिक क्या है, ठीक है। लेकिन जस्ट फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग, अगर हम प्रोकैरियोटिक देखें तो इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है और इसका डीएनए ऐसे ही प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इसका ये डीएनए इस तरीके से अब न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एकमात्र ऐसा जो किंगडम है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, वो प्रोकैरियोट होता है, जो कि कौन से किंगडम में पाया जाता है? मोनेरा में पाया जाता है, ठीक है। देन बाकी जो 4 हैं वो क्या है? वो प्रोटिस्टा है, सॉरी, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमलिया, ये सब क्या है? यूकैरियोटिक है। और यूकैरियोटिक के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है, ठीक है। तो आपको ना ये याद करना है कि अच्छा, ओके, मोनेरा, एमपी, एमपी मोनेरा इज प्रोकैरियोट, इवन इफ यू लर्न दिस। बाकी तो जो है वो क्या है? वो सब यूकैरियोटिक है, राइट? ओके। नेक्स्ट वन है सेल वॉल। अब हमको देखना है कि मोनेरा में सेल वॉल किस तरीके से बनी है और बाकी के किंगडम्स में सेल वॉल कौन से मॉलिक्यूल से बनी हुई होती है। सो दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट। ओके, सेल वॉल प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, एब्सेंट है, या क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। सो मोनेरा के अंदर अगर हम देखें तो जो सेल वॉल है ये कैसी है? नॉन सेलुलोसिक है और किससे बनी हुई है? पॉलीसैकेराइड से बनी हुई है, ठीक है। मोनेरा की जो, मोनेरा मतलब इसमें मोनेरा में कौन आता है? मोनेरा में बैक्टीरिया आते हैं। मोनेरा में कौन आ रहा है? बैक्टीरिया आते हैं। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है ये सेलुलोज से नहीं बनी, ये पेप्टिडोग्लाइकैन से बनी है, पेप्टिडोग्लाइकैन से बनी है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है? ये एक पॉलीमर ये है और ये पॉलीसैकेराइड है ये, ठीक है। देन प्रोटिस्टा में कुछ ऑर्गेनिज्म के पास सेल वॉल प्रेजेंट और कुछ ऑर्गेनिज्म के पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। देन फंगस में अगर हम देखेंगे तो जो सेल वॉल है किससे बनी हुई है? काइटिन मॉलिक्यूल से बनी हुई है और यही काइटिन इज फाउंड इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स। एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स में भी ये पाया जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन इज प्लांट। ये तो हम सबको ही पता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो प्लांट की सेल वॉल है ये किससे बनी हुई है? सेलुलोज से बनी हुई है। और एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट है, मतलब पाई ही नहीं जाती है। तो ऐसे कौन कौन से किंगडम्स है जिसमें सेल वॉल पाई जाती है? सो वी हैव मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड प्लांटे के अंदर होगी सेल वॉल और एनिमेलिया के अंदर सेल वॉल पाई नहीं जाती है। देन कम्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी। तो अगर हम मोनेरा को देखें जिसमें बैक्टीरिया आता है, सो इट इज यूनिसेलर। बैक्टीरिया यूनिसेलर होता है ना, तो इसका ऑर्गेनाइजेशन का लेवल क्या है? ये सेल्यूलर लेवल है, ठीक है। प्रोटिस्टा भी सेलुलर लेवल है। प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल में क्या आता है? अमीबा आता है और पैरामीशियम एक्सेट्रा आते हैं, ठीक है। फंगस को हम देखें तो फंगस मल्टीसेलर भी होता है और इसमें
लेकिन इसमें लूज टिश्यू पाए जाते हैं। लेकिन आपको ये भी याद करना है कि जो फंगस है ये एक यूनिसेलर फंगस भी हमारे पास होता है। ओके, एंड यूनिसेलर फंगस का नाम होता है ईस्ट। Yeast is unicellular fungus. Okay, so you have to remember this. ये बहुत important है। Yeast is very very important for your exam for NDA bio. Then plant अगर हम देखें तो इसमें क्या क्या है, इसमें टिश्यू है, इसमें ऑर्गन लेवल है। ठीक है, यू हैव टू रिमेम्बर कि प्लांट्स में ऑर्गन सिस्टम नहीं है। ओके, ऑर्गन सिस्टम किस में है? ऑर्गन सिस्टम एनिमेलिया के अंदर पाया जाता है। Then membrane around the nucleus. Membrane around the nucleus absent and nucleotide is absent. जैसे कि मैंने बोला ना कि मोनेरा क्या है, ये प्रोकैरियोटिक है। तो प्रोकैरियोटिक है तो इसमें क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस पाया ही नहीं जाता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं प्रेजेंट होती है, लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियोइड होता है। न्यूक्लियोइड का मतलब क्या है कि ये सेल है हमारा और इसमें ये ऐसा, ये इस तरीके से इसका डीएनए इस शेप में, मतलब इस फॉर्म में प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोइड बोल रहे हैं। ठीक है, जो प्रोटिस्टा है ये क्या है, ये इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, क्योंकि ये जो बाकी सब है ये सब क्या है, यूकेरियोटिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, देन कम्स टाइप ऑफ न्यूट्रिशन एंड द एग्जाम्पल्स। तो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन अगर हम मोनेरा में देखें तो ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकता है या तो हेटेरोट्रोफिक हो सकता है। कुछ जो बैक्टीरिया है ये फोटोसिंथेसिस खुद कर सकते हैं, खुद का खाना खुद बना सकते हैं, तो इसको हम बोलेंगे what cyanobacteria is one of the example. Cyanobacteria is one of the example. Okay, then next one is protista में अगर हम देखें तो ये या तो ऑटोट्रोफिक हो सकते हैं या तो हेटेरोट्रोफिक हो सकते हैं। फंजाई ऑटोट्रोफिक मोड इसमें नहीं प्रेजेंट होता है, क्योंकि फंगस इज गोइंग टू बी ऑलवेज हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि फंगस खुद का खाना नहीं बना पाता है। ठीक है, अब प्लांट्स में अगर हम देखें तो प्लांट्स तो फॉर श्योर ऑटोट्रोफिक होते हैं और इसमें प्लांट्स में हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एब्सेंट होता है। हम जनरल बातें कर रहे हैं, अगेन वी आर नॉट गोइंग इनटू एक्सेप्शंस। ठीक है, देन कम्स ममेलिया, जिसमें ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एब्सेंट होता है और हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। एग्जाम्पल्स क्या है, मोनेरा का एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। देन प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल क्या है, प्लांट्स, फंगस एंड एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, प्लांट के जैसे, फंगस के जैसे और एनिमल्स के जैसे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। एंड आई विल गिव यू सम एग्जांपल, जैसे कि पैरामीशियम हो गया और अमीबा हो गया। ठीक है, और फंगस में एग्जांपल्स जो बहुत ही फेमस हैं वो है ईस्ट होते हैं, एंड देन मशरूम्स होते हैं, एंड देन ब्रेड मोल्ड होते हैं। ब्रेड मोल्ड क्या होता है, जो रोटी पे ग्रो हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ब्रेड मोल्ड। ब्रेड पे ग्रो हो गया, रोटी पे ग्रो हो गया, दैट इज ब्रेड मोल्ड। ठीक है, एंड देन प्लांटे में एग्जांपल क्या है, एल्गे है, मॉसेस है, फर्न है, जिम्नोस्पर्म है, फ्लावरिंग प्लांट है, और एनिमेलिया में तो सारे ही एनिमल्स पाए जाते हैं। ठीक है, ओके, अब हम ये देखेंगे कहीं पे भी वायरसेस का जिक्र नहीं हुआ है। वी हैव नॉट डिस्कस्ड अबाउट वायरसेस इन एनी ऑफ द किंगडम्स। ओके, एंड व्हाट इज द रीजन कि क्या वायरस किंगडम में ही नहीं आता है, तो यस, वायरस को हमने कोई भी किंगडम में जगह नहीं दी है, और इसका रीजन ये है कि जो किंगडम क्लासिफिकेशन है ना, ये सेल्स को क्लासिफाई करता है, और जो हमारा वायरस है ये सेल ही नहीं है, इट इज नॉट अ सेल। ओके, तो वायरस क्या है, वायरस इज जस्ट अ ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि एक ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। एंड जो मेजर इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, या तो वो प्रोटीन होता है एक, और एक होता है जेनेटिक मटेरियल, उसका जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो वायरसेस को क्यों नहीं हमने किंगडम में पढ़ा, या उसको उसका जगह क्यों नहीं दिया हमने किंगडम में, क्योंकि वो सेल ही नहीं है। सो द फर्स्ट पॉइंट विच कम्स इज दैट वायरसेस आर ए सेलुलर। और ये इसके बारे में ना, वायरसेस के बारे में आपको पता ही होगा, इसके बारे में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी होती है कि वायरसेस लिविंग होते हैं या वायरसेस नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, तो जब ये बाहर प्रेजेंट होते हैं तो ये नॉन लिविंग होते हैं, और जब ये किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर घुस जाते हैं, होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर घुस जाते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, लिविंग हो जाते हैं। ठीक है,
सो दे आर कंसिडर्ड एज नॉन लिविंग एंड आर डिपेंडेंट अपॉन द होस्ट फॉर द सर्वाइवल। किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? होस्ट के ऊपर। जैसे कि ये वायरस है और एक बैक्टीरिया के अंदर घुस गया, ये बैक्टीरिया है, वायरस किसके अंदर घुस गया? बैक्टीरिया के अंदर घुस गया। तो बैक्टीरिया यहाँ पे क्या हो गया? होस्ट हो गया। ये वायरस है, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर घुस गया, ये ह्यूमन की बॉडी है, तो होस्ट कौन हो गया? ह्यूमन हो गया। तो ये जो वायरस है ना, ये बैक्टीरिया तक को नहीं छोड़ता है, बैक्टीरिया में भी इन्फेक्शन ये कॉज कर सकता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया कितना छोटा होता है, उससे भी छोटा ये वायरस है, और बैक्टीरिया के अंदर जाके इन्फेक्शन कॉज कर देगा। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट इज दे आर ए सेलर। ये किंगडम वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था, तो आपको याद करना है। और इसको हम नॉन लिविंग कंसिडर करते हैं, लेकिन ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? अपने होस्ट के ऊपर डिपेंड करता है अपने सर्वाइवल के लिए। ये पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है कि क्रिस्टल का फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जैसे मैंने बोला ना कि जब ये बाहर होता है, होस्ट के बॉडी में नहीं होता है, तो ये नॉन लिविंग होता है, तो वही मेंशन किया हुआ है। और दे लीड टू डेंजरस एंड लीथल इन्फेक्शन, बहुत खतरनाक बीमारियां ये कॉज कर सकते हैं, जिससे इंसान की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, आपको तो पता ही होगा कोरोना वायरस, यस और नो, एवरीबडी नोज अबाउट इट। तो कोरोना वायरस हो गया, देन HIV वायरस हो गया, देन डेंगू वायरस हो गया, रेबीज वायरस हो गया। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के वायरसेस होते हैं जो कि इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। अगर हम वायरस के बारे में देखें तो वायरस के अंदर क्या पाया जाता है? सो दिस इज अ वेरी टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ वायरस, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि बाहर का ना एक बाउंड्री बना रहा है, ये वायरस का स्ट्रक्चर है। जो ये बाहर की बाउंड्री है, ये क्या है? हमारी प्रोटीन की कैप्सिड, इसको हम बोलते हैं। जो ये बाहर का कोट है ना उसका, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन का कैप्सिड बोलते हैं। और सरफेस के ऊपर यहाँ पे जो ग्रीन ग्रीन है, ये कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। और मैंने क्या बताया था कि ये दो चीजों से बना होता है, एक तो ये प्रोटीन का कैप्सिड, उसका कोट, प्रोटीन कोट, एंड द सेकंड वन इज जेनेटिक मटेरियल। ये तो जेनेटिक मटेरियल या तो DNA हो सकता है, या तो क्या हो सकता है? RNA हो सकता है। ठीक है, सो द वायरल जीनोम्स कैन बी DNA और RNA, दे कैन बी सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म्स। जैसे कि DNA, इसको हम बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड DNA। ठीक है, और ऐसे दो DNA हो जाएंगे तो हम इसको बोलेंगे डबल स्ट्रैंडेड DNA। ठीक है, तो या तो वायरस के अंदर DNA होगा, जेनेटिक मटेरियल, या तो RNA होगा। ठीक है, और इसके पास एक प्रोटीन का कोट प्रेजेंट होता है, जिसका नाम क्या होता है? कैप्सिड होता है। और कैप्सिड छोटे छोटे यूनिट से मिलके बना हुआ होता है, जिसको हम बोलते हैं कैप्सोमियर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ये जो है येलो वाला पार्ट, ये इसका क्या है? ये इसका कैप्सिड है। ठीक है, और कैप्सिड छोटे 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 यूनिट से मिलके बना हुआ है, और ये यूनिट को अपन क्या बोलते हैं? कैप्सोमियर बोलते हैं। ठीक है, ओके, सो वी मूव अहेड नाउ। वायरसेस किन किन को इन्फेक्ट कर सकता है? सो वायरस कैन इन्फेक्ट, जैसे मैंने बताया था कि बैक्टीरिया को भी नहीं छोड़ेगा। सो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड देन एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट द वायरसेस। वायरसेस के अगेंस्ट एंटीबायोटिक काम नहीं करती है। सो या दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये CDS में भी पूछा गया था कि एंटीबायोटिक से कौन मरता है? देखो, वायरसेस के तो अगेंस्ट एंटीबायोटिक नहीं है, तो वायरस के लिए हम क्या देते हैं? वैक्सीन देते हैं। ओके, या तो हम क्या देते हैं? एंटीवायरल ड्रग्स देते हैं, एंटीवायरल ड्रग्स हम देंगे। ठीक है, ओके, सो यू हैव टू रिमेम्बर दैट। सो एंटीबायोटिक आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट वायरसेस, लेकिन दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक मार देता है। ठीक है, ओके, क्योंकि हम एंटीबायोटिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो, ये जो मैंने बताया था कि जो एंटीबायोटिक है बैक्टीरिया को किल कर देता है, लेकिन वायरसेस एंटीबायोटिक से किल नहीं होते हैं। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। तो जो पहली एंटीबायोटिक थी, इसको किसने डिस्कवर किया था? इट वाज, या व्हाट इज एन एंटीबायोटिक? इसको पहली बार एंटीबायोटिक को डिस्कवर करने वाला जो साइंटिस्ट है, देखो यहाँ पे है, ये जो साइंटिस्ट है उनका नाम क्या है? उनका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यू डोंट हैव टू रिमेम्बर द ईयर, ये भी याद नहीं करना है, ये भी याद नहीं करना है, सिर्फ क्या याद करना है? साइंटिस्ट का नाम, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और सबसे पहली जो एंटीबायोटिक हमने ढूंढी थी, हमने नहीं, सॉरी, फ्लेमिंग साहब ने ढूंढी थी, दैट वाज द पेनिसिलिन। ठीक है, तो एंटीबायोटिक का नाम क्या है? पेनिसिलिन है। और फ्लेमिंग ने ये कहाँ से, मतलब ये पेनिसिलिन को कहाँ से निकाला उन्होंने? उन्होंने निकाला, एक उनको मिला, एक फंगस के अंदर से मिला, और इस फंगस का नाम था पेनिसिलियम नोटाटम।
और इसके पास क्या थी, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी थी। तो हम क्या करेंगे, ये जो फंगस है पेनिसिलियम नोटाटम, इससे हम एंटीबायोटिक को एक्सट्रैक्ट करेंगे और इसको हम बैक्टीरिया के अगेंस्ट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सो व्हाट इज एन एंटीबायोटिक? ऐसा एक केमिकल जो बैक्टीरिया को या तो मार देगा या तो उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देगा। एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड एज मेडिसिन्स, they work on specific types of bacteria, and antibiotic work only against the bacteria और वायरस के अगेंस्ट से काम नहीं करती है। ठीक है, ओके सो ओके सो दिस इज लिटिल एडवांस टॉपिक, अगर पेपर में आ गया तो पूछ सकते हैं, क्योंकि ये पता होना चाहिए। एंड आई थिंक इसमें सीडीएस में भी एक बार क्वेश्चन पूछा था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है? तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वो होता है कि जब बैक्टीरिया के ऊपर हम एंटीबायोटिक डाल भी रहे हैं लेकिन फिर भी वो मर नहीं रहा है। तो ये क्यों नहीं मर रहा है एंटीबायोटिक डालने के बावजूद भी? क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो चुका है, ये अब इसके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। सो टर्म यूज टू डिस्क्राइब बैक्टीरिया दैट डू नॉट रिस्पॉन्ड टू द एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट। और ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम एंटीबायोटिक ज्यादा ही ओवर यूज कर लेते हैं या मिस यूज कर लेते हैं, तब इनके अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत स्मार्ट होते हैं और ये क्विकली अडेप्ट कर जाते हैं अपने एनवायरनमेंट के में सरवाइव करने के लिए। ठीक है, सो वी मूव अहेड नाउ। एक क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग फंगस फ्रॉम पेनिसिलियम? तो ये पीवाईक्यू है, 2015 का क्वेश्चन है। तो किसने ढूंढा था? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ढूंढा था। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म? ईस्ट, बैक्टीरिया, प्लांट एंड ह्यूमन। तो ये भी पीवाईक्यू ही है। तो इसका आंसर क्या है? बैक्टीरिया इज नॉट अ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, rather it is a प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ओके अब ये हम कर चुके हैं। हाँ हाँ यस, ये टेबल हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अब ये क्योंकि वीडियो ज्यादा ही लंबा हो रहा है, ये किंगडम्स को हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट जनरल बायोलॉजी, क्योंकि आज का पहला भी लेक्चर है, पहला वीडियो लेक्चर है, तो लेट अस जस्ट कीप इट टिल हियर, एंड देन इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द किंगडम ऑफ मोनेरा। ठीक है, ओके सो दैट वाज इट, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।